दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल की सादगी, गुरु नानक देव जी की रहमत और किस्मत का खास खेल इतिहास बनाता है। असली समझदारी हमेशा बातों में नहीं बल्कि कामों में छुपी होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जहां अहंकार की आग और सच्चाई की नम्रता आपस में टकरा रही हैं। जहां जिसे पागल समझा गया वही समझदारी की मिसाल बन गया। यह कहानी सिखाती है कि ईर्ष्या और चालाकी कभी किसी को ऊंचा नहीं उठा सकती, पर भोलेपन, सच्चाई और अटूट विश्वास कभी न कभी अपना रंग दिखा ही देते हैं। गुरु नानक देव जी की लिखित किस्मत को कोई नहीं मिटा सकता। तो यह कहानी जो आपके दिल को छुएगी, आपकी सोच को बदलेगी और आपको असली मान का अर्थ समझाएगी। इसलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा दिल से अच्छा और नेक था, लेकिन उसे खास समझ नहीं थी। इसी कारण वह हमेशा अपने पास समझदार और सूझबूझ वाले लोग रखता था जो राज्य के कामों में मदद करते थे। यदि वह मदद कर सकता है और लोगों की भलाई के लिए सही रास्ता बता सकता है ताकि उसकी प्रजा खुश रहे और देश तरक्की करे और दुश्मन भी उसके सामने हार मान ले। राजा को अपने दरबारियों में कुछ खास करामाती नहीं लगते थे। वे सिर्फ सलाह देते थे और इसके बदले अच्छे खासे वेतन लेते थे। लेकिन उनकी बातों में वह विशेष गुण नहीं था जो बादशाह ढूंढ रहा था। यही सोच अक्सर उसके मन को उलझा कर रखती और वह भीतर से बेचैन रहता। एक दिन राजा ने इस उलझन से निजात पाने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया, ताकि शायद थोड़ी शांति मिल सके, शायद प्रकृति ही उसे किसी उत्तर तक ले जाए। इस तरह राजा अपने सैनिकों समेत जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार और खेल तमाशे के बाद जब वह वापस आ रहा था, धरे में एक अजीब दृश्य उसके सामने आया कि एक युवा व्यक्ति एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है और अपने आप से बातें कर रहा है। देखने में वह पागल या अजीब लग रहा था, लेकिन राजा के मन में सवाल उठा कि यह कौन है और यह क्या कह रहा है। यह देखकर राजा रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया कि या तो यह आदमी पागल है या फिर यह कोई बड़ी सोच और गहरी समझ वाला व्यक्ति है जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। राजा के चेहरे पर जिज्ञासा जाग उठी और वह और करीब गया ताकि जान सके कि यह अजीब आदमी आखिर है कौन। सो राजा उसके पास गया और बातचीत शुरू कर दी। वह युवा आदमी दिखने में तो आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब जादू और आकर्षण था जो सुनने वाले को रोक लेता था। राजा ने बड़ी नरमी से पूछा, युवा, क्या तू पागल है जो अपने आप से बातें कर रहा है? यह सुनकर पागल व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पागल तो तू है और तेरी सारी प्रजा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाए जाए और वहाँ के महलों का राजा मैं खुद बनूं। उसकी इस बात में एक अजीब संतोष और निर्भीकता थी जो किसी आम पागल के बस की बात नहीं लगती। राजा और दरबार के लोग उसके इस जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे बोल या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के जो बहादुर और अंदर से बेहद समझदार हो। वह शख्स न केवल बातें कर रहा था, बल्कि एक असर भी छोड़ रहा था। राजा कुछ समय तक जवान को चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपने दरबारियों से सलाह-मशवरा किया, लेकिन जब मशवरे की बात चली तो दरबारियों के दिलों में छुपा लालच उबल उठा। वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे।
किसी ने मन ही मन सोचा कि अगर यह आदमी राजा का करीबी सलाहकार बन गया तो हमें इसके आदेशों के अधीन रहना पड़ेगा, हमारी जगह और रहमियत खत्म हो जाएगी। फिर किसी ने धीरे धीरे कहा कि यह खतरा बन सकता है, कहीं ऐसा न हो कि यह हमारे ऊपर हावी हो जाए। फिर दूसरे ने कहा कि वह नहीं, नहीं, यह तो पागल ही लगता है, इसके पास से कोई समझदारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छा होगा कि राजा इसे अपने पास रखे ताकि यह यहाँ रहकर किसी के लिए परेशानी न बने। उन्हें लग रहा था कि यह आदमी उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कुछ और ही तय किया हुआ था। आखिरकार दरबारियों ने राजा को एक सलाह दी कि इसे महल में ले जाया जाए। अगर यह बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर सच में पागल है तो बाद में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने दरबारियों की सलाह का पालन करते हुए कुछ दबाव डालकर उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन रास्ते में अचानक उस व्यक्ति ने घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़ लिया और कोशिश की कि मैं भाग जाऊं। राजा और उसके दरबारी तुरंत उसके पीछे गए। कुछ समय पीछा करते हुए उन्होंने उसे फिर से काबू कर लिया और पीछे मुड़ने की बजाय वहीं से एक और रास्ते से महल की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सभी खुशी में उत्साह के साथ राजा के नाम के नारे लगा रहे थे। अब राजा और उसके दरबारी यह देखकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि यह कौन सी बात की खुशी मना रहे हैं। लोगों ने तो बताया कि जिस रास्ते से आप शिकार के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात लगाए बैठी थी। वे भी जबरदस्त हथियारों से लैस थे। हमें तो यह देखकर यह हो गया कि आप अब कभी वापस नहीं आएंगे। लोगों की यह बातें सुनकर उनकी सभी आंखों में हैरानी भी थी, शुक्र भी था और चिंता की परछाई भी साफ नजर आ रही थी। लोग हंसते हुए खुशी से बोले, राजन, आप तो बड़े चतुर निकले, आपने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। राजा यह सुनकर चुप हो गया और उसकी नजर तुरंत उस पागल पर जा पहुंची जिसे वह अपने साथ लाया था। राजा ने सोचा कि यह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि यह कोई खास व्यक्ति है जिसे गुरु नानक देव जी ने भेजा है। उसने तुरंत दरबारियों की तरफ देखकर आदेश दिया कि अब सबसे अच्छी कुर्सी लाओ, यह शख्स आज से मेरे पास रहेगा। यह सुनकर दरबारी जो पहले ही भीतर से डरे हुए थे, तुरंत बोल पड़े, पर राजन यह तो पागल लग रहा था, कहीं यह न हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके पास तो हमारे जैसे बुद्धिमान लोग ही होने चाहिए थे। लेकिन राजा ने गंभीरता से उनकी बात काट दी और कहा कि नहीं, यह आप सभी से ज्यादा समझदार है। इन्होंने बिना कुछ कहे हमें एक बड़े खतरे से बचा लिया। यही तो होती है असली समझदारी, जहां बातें नहीं, काम बोलते हैं। अगर यह नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि मौत राह में सजी बैठी है। हमारी जान इसी की सूझबूझ से बची है। यह सुनकर पागल हंसा, क्योंकि उसकी समझ से बाहर था कि क्या हो रहा है। बस वह मान के साथ राजा के पास दी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इस पल से ही महल के अंदर एक नया तनाव जन्म ले गया। वे दरबारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं कुर्सियों पर अपना हक समझते आए थे, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई अजनबी, और वह भी जो लोगों की नज़रों में एक पागल माना जाता हो, उनके बराबर आकर बैठे। वे अंदर ही अंदर आग की तरह जलने लगे। न तो वे बात कर सकते थे और न ही चुप रह सकते थे। उन्होंने उनके दिल में अहंकार के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन कहते हैं, जो खुदा बनाता है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।
गौरव और अपमान का हक केवल खुदा के पास होता है। वह चाहे तो गरीब को ऊंचे मुकाम पर बैठा दे और चाहे तो राजाओं को भी जमीन पर ला दे। यह कहानी सुनकर आपका खुदा की शक्ति पर विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि खुदा उस पागल को सम्मान कैसे देता है। एक दिन सुबह सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, लेकिन जब कुछ लोग आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सभी पागल कहते थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस पागल शख्स का हालचाल पूछा। फिर वे कहने लगे कि हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वह गंभीर होकर कहने लगे, भाई साहब, आप बहुत इज्जत वाली जगह पर बैठे हैं, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं कि हमारा दरबार कैसे चलता है और हमारे राजा के नियम कानून कैसे हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि कहीं आप कोई गलत कदम न उठा ले जिससे आपको सजा भुगतनी पड़े। वह आदमी जो चुपचाप रहता था और दिल से उदासीन लगता था, धीरे धीरे चौकन्नी नजरों से पूछने लगा कि मतलब मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल में लाया जाए। यह कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। यह बात सुनते ही उनके साथियों के चेहरों पर हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल सफल हो रही है। लेकिन राजा के डर से उसे डराकर महल से बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यदि आप आज हमारी बात मान लेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। पागल, जो सजा के नाम से ही डरता था, तुरंत घबरा गया और बोला, ठीक है, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मौका देखकर एक आदमी जो खुद राजा का करीबी था और जिसकी कुर्सी पर पागल का कब्जा था, आगे बढ़ा और चालाकी से बोला, हमारे दरबार की रीति यह है कि दरबार की शुरुआत तब होती है जब कोई व्यक्ति राजा को थप्पड़ मारता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे पूरा दरबार हैरान हो जाए। बेचारा पागल, जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था, तुरंत बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो मैं राजा के पैर भी मार सकता हूँ। सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए उसे शाबाशी देने लगे और झूठी तारीफ करते हुए उकसाने लगे और मजाक में कहने लगे कि बस जब राजा कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देना। फिर देखो राजा कितना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनाम देगा। पागल ने भोलेपन में उनकी बात मान ली। फिर जब अगले दिन दरबार लगा और राजा अपने सिंहासन पर बैठे, तो पागल बड़ी सादगी से आगे बढ़ा और थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन उसने राजा को एक जोरदार धक्का मार दिया। इस धक्के से राजा का ताज दूर जाकर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू बाहर निकल आया। राजा तुरंत हैरान रह गए और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर वे आज अपना ताज सिर पर रख लेते तो बिच्छू उन्हें डंक मार देता। इसलिए गुरु नानक देव जी करते और आभार से भरे दिल के साथ राजा ने उस पागल युवक को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से कहने लगे, सिर्फ यही एकमात्र व्यक्ति है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। अगर वह मुझे धक्का नहीं मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। राजा के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार भोज का इंतजाम किया गया और साथ ही उसे एक सुंदर महल भी इनाम में दे दिया गया। अब बाकी दरबारियों, जो पहले ही उससे ईर्ष्या करते थे, अब और परेशान हो गए। उनके दिलों में डर बैठ गया कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो यह पागल उनका सबका उत्तराधिकारी बन जाएगा। इसलिए वे आपस में बातें करने लगे कि यार, यह बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा,
नहीं तो हमारी सारी इज्जत और रुतबा समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर वह पागल दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह लोग वाकई बड़े सच्चे और संवेदनशील हैं। देखो, इन लोगों ने मुझे अच्छा सुझाव दिया। फिर खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब जो भी ये लोग कहेंगे मैं वही मानूंगा। अगले दिन वे सब फिर से जाकर उस पागल के महल में पहुंच गए। वे सब अंदर से तो जल रहे थे पर बाहर चेहरों पर मुस्कान सजी हुई थी। एक दरबारी ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल वाली हमारी सलाह कैसी लगी? अगर आप नहीं धक्का मारते तो राजा आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब आराम से महल में रह रहा था, मुस्कराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। आपके मशवरे ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। फिर उन सभी ने मौका संभालकर अगला जाल बिछाया। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जिसे गुरु नानक देव जी रखे उसे कौन छेड़े। कितनी भी आपके खिलाफ साजिशें की जाए, पर अगर आप सच्चे हैं, दिल से साफ हैं और गुरु नानक देव जी आपके साथ हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबारियों ने पागल से कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और राजा कुर्सी पर बैठने लगे तो आप तुरंत उसकी कुर्सी पीछे से खींच, फिर देखो तुम्हें आधी नद भी मिल सकती है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन हाँ, तुम तो बड़े बहादुर हो, कर लोगे। पागल काहली काली बोला, ये कौन बड़ी बात है, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। दरबारी मुस्कुराए, हंसते हंसते उसे शाबाशी देते हुए वे वहां से चले गए और सुबह दरबार में वही हुआ जो उन्होंने पागल से करवाने के लिए कहा था। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगे, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे से खींच ली, लेकिन राजा ने अपने आप पर काबू रखते हुए गिरने से पहले ही संभलकर खड़े हो गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए कि उनकी कुर्सी का एक पैर अंदर से पहले ही टूट चुका था। राजा ने तुरंत पागल की ओर देखा और उसे गले से लगा लिया और ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, देखो यह आदमी कितना होशियार और वफादार है। अगर आज यह नहीं होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर टूट जाता। तो फिर राजा खुश होकर उसे अपनी सेना का जनरल बना दिया और दरबार में एक बार फिर से उसकी बहादुरी की तारीफ की। यह देखकर उसके प्रति ईर्ष्या रखने वाले सारे ही दरबारी सिर पकड़ के बैठ गए जो कि उसे हराने आते थे, पर उसके सम्मान और प्रतिष्ठा में और बढ़ोतरी होती रही। अब वे तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे कि यार यह कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सजा मिले, राजा नाराज हो और वह फांसी चढ़े, लेकिन यह व्यक्ति हर बार जीत जाता है, इसलिए अब मामला हाथ से निकलते देख राजा के एक करीबी ने एक आखिरी और गंभीर योजना बनाई, ऐसी योजना जो पूरे राज को हिला सकती थी। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे पड़ोसी राजा के साथ गुप्त बैठक करेंगे, उसे युद्ध के लिए उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम आप पर हमला जरूर करेंगे, लेकिन सारे के सारे खास बस दरबारी आपके साथ हैं, सारा कुछ हम संभाल लेंगे, आपको बस हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। तो दरबारियों ने यह साजिशी खत भेजा और दुश्मन राजा सारी जांच पड़ताल के बाद राजी हो गया। अब रह गई थी सिर्फ एक बात, अपने राजा को युद्ध के लिए उकसाना। इसलिए इसके लिए दरबारियों ने अपने कुछ लोगों को घायल कर लिया और राजा के सामने आकर कहने लगे, राजन अब हम कितनी देर तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी प्रजा रोएगी। दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है, हमें अब फैसला करना होगा। तो ऐसा हुआ कि राजा ने उनकी भड़काऊ बातों में आकर युद्ध का ढोल बजा दिया और अपने मुखिया फौजी भावर पागल जवान को सैनिकों समेत कुछ दरबारियों के साथ युद्ध के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का मुखिया पागल है,
सभी दरबारी मिलकर पीछे हंस रहे थे। जब वे दुश्मन के इलाके की सीमा पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों पक्षों की फौज जब जंगल में दाखिल हुई तो पागल ने तुरंत आदेश दिया, सभी रुक जाओ, सबसे पहले मैं राजा से खुद लड़ूंगा। अब क्योंकि वह कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से दुश्मन राजा को आवाज दी कि बाहर आए। वह राजा आया और दोनों ही जंगल के बीच आमने सामने खड़े हो गए। तभी अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से बाहर आया और उस पर हमला कर दिया। अब पागल, जो असल में सिर्फ तलवार घुमाना चाहता था और दिल में किसी जाति दुश्मनी को नहीं रखता था, वह तुरंत आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक खतरनाक लड़ाई के बाद उसने शेर को मार डाला और दुश्मन राजा को घायल हालत में उठाकर ले आया। दुश्मन राजा खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी सेना को देखकर उस राजा ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी। मैं उस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। यह बहुत ही बहादुर और होशियार व्यक्ति है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हाँ, जो लोग इसके साथ दरबार में आए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। यह सुनकर पागल ने तुरंत तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक भी दरबारी को हाथ लगाया तो। राजा ने उसकी वफादारी देखकर दिल भर आया। कहा कि क्या अद्भुत इंसान है, अपने ही दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सभी के दिल जीत लिए। अब यहाँ दरबारी, जो पहले ही अंदर से सड़े हुए थे, यह देखकर भी चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर अपमान का बदला लेना उनका मकसद बन गया। अब दोनों राज्य भी एक होने लगे। दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। पर ईर्ष्यालु दरबारियों ने एक और नया जाल बुनने का फैसला किया। वे एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हमने इस पागल को नहीं रोका तो कल हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे। उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। सभी ने एक जुबान होकर हाँ कह दिया, पर उनमें से एक बूढ़ा और चालाक दरबारी भी था। वह अनुभवी और दिल का नरम आदमी था। उसने बड़ी अद्भुत बात कही। वह ठहरा और बड़ी गंभीरता से बोला, दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया हर इंसान को रब ने अपनी रहमत से एक खास दर्जा और कुछ विशेष गुण दिए हैं, और याद रखो, जिसे वह खुदा मान बख्श देता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका मान नहीं छीन सकती। अगर आप उसे मार भी देंगे तो याद रखो, उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि उसकी मौत से आपको अपनी खुशी और कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक दिन सच सामने आ जाएगा और आप सभी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इसलिए रब की रज़ा पर राज़ी हो जाइए, यही हमारी सबकी भलाई में है। फिर उसने नरमी से कहा, आप सिर्फ एक बात को समझ लीजिए कि वह पागल नहीं है, बल्कि सच्चा और भोला है। और जिसे रब ने एक अलग सौगात दी है, वह है किस्मत, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। न तो यह समझदारी से मिलती है, न ही दौलत से। यह केवल रब की रहमत से मिलती है। तो अगर पूरी रियासत भी अगर उसके खिलाफ हो भी जाए तो भी वह अकेला जीत सकता है। इसलिए उसके साथ लड़ने के बजाय सच को मानो और दिल से स्वीकार करो।
यह बात सुनकर सभी दरबारियों ने अपनी गलती मानते हुए तौबा कर ली। कुछ समय बाद वह भोला बंदा, जिसे सभी पागल कहते थे, दुनिया छोड़ गया। फिर राज्य में सब कुछ पुराने रूप में आ गया और सभी लोग अपने पद और रुतबे पर लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी आम तौर पर हंसने वाली लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा सच छिपा हुआ है और वह है सच्चाई, किस्मत और परमेश्वर का करम। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर या किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है, तो यह उसकी मेहनत का परिणाम हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या परमेश्वर ने उसे वे गुण दिए होंगे जिनकी वजह से वह इस मुकाम का हकदार बना। हमें चाहिए कि ऐसे गुण अपनाएं, मेहनत करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। शायद एक दिन वही इज्जत हमारे जीवन का भी हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर हम दिल में जलन रखेंगे तो हम अपना रास्ता कभी नहीं बना सकते। दुनिया इस बात की गवाही है कि चालाकी और ईर्ष्या करने वाले कभी भी सफल नहीं हुए। सच्चे लोगों ने ही हमेशा मैदान मारा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमेशा सच्चाई का साथ दें, मेहनत करें और विश्वास रखें। मैं इसी तरह काम की कहानियां लाती रहूंगी। जुड़े रहें। शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल के साथ जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।